हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो पे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रैंक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो लेक्चर्स है वो एलटी मेंस और जीआईसी लेक्चर मेंस के लिए है। बाकी कोई भी पढ़ सकता है इसको, ऐसा नहीं है, इसमें डीप नॉलेज के साथ पढ़ाया गया है। ठीक है, तो अभी जो हमारा बैच चल रहा है एलटी मेंस के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो एलटी मेंस पहले अगर हम बात कर लें टीजीटी के लिए न्यू बैच, पीजीटी के लिए, ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, फुल सिलेबस, मतलब वीडियो लेक्चर मिलेंगे, फुल पीडीएफ नोट्स मिलेगा, साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक है, एलटी ग्रेड मेंस के लिए भी स्टार्ट है, जिसमें आपको मेंस का फुल, ठीक है, प्री और मेंस दोनों का बैच मिल जाएगा, साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। जीआईसी लेक्चर प्री प्लस मेंस दोनों के लिए आपका अवेलेबल है। ठीक है, प्री और मेंस अगर कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। आगे अगर हम बात करें तो जो हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, इसमें हमारे प्री के नोट्स जो हैं, ठीक है, वो फुल आपको पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल। ठीक है, उनको स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको नोट से समझ आ जाता है तब ठीक है, अगर नोट से समझ नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर भी देखना पड़ेगा। ठीक है, या पीडीएफ नोट्स पढ़ लीजिए, दोनों में से जिससे समझ आ जाए दोनों चीज़ें पढ़िए, चाहे दोनों या एक, पढ़ना जरूरी है। और ये जो लेक्चर है वो मेंस दोनों मिला के, मतलब प्री प्लस मेंस दोनों मिला के मेंस बनेगा। आप सिंपली मेंस के नोट से समझे मेंस बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के आपको दोनों चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी मैट्रिक्स इनवर्टिबल, इनवर्टिबल का मतलब वो होती है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है, आपको फार्मूला बता देता हूँ। ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट आ रहा है। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन की कहानी है। अगर कोई मैट्रिक्स कैसी होगी, इनवर्टिबल होगी, ठीक है, इनवर्टिबल होगी, तो कब होगी, जब वो कैसी हो, नॉन सिंगुलर हो। इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, ठीक है, अर्थात नॉन सिंगुलर होगी तो इनवर्टिबल होगी। मतलब अगर हम इनवर्टिबल लेके चलेंगे तो नॉन सिंगुलर दिखाना है, नॉन सिंगुलर लेके चलेंगे तो इनवर्टिबल दिखाना है। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के साथ जा सकते हो या। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी ए इनवर्टिबल, दिख रहा है क्लियर। लेट ए बी ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, मान के चले कि अगर ए इन्वर्टिबल है, अगर कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसका इन्वर्स क्या मान रखे हैं हम, थोड़ी देर के लिए बी मान लिए। तो ए का अगर इन्वर्स बी है, आपको पता है कोई भी नंबर और साथ में उसके इन्वर्स से अगर प्रोडक्ट करो तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी। और यहाँ पे इन्वर्स को हम बी सपोज किए हैं। ठीक है, तो ए बी हो या बी ए हो, ए बी जब ए का इन्वर्स है तो क्या मिलने वाला है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू अगर आइडेंटिटी है तो इनका क्या ले लो, मॉड ले लो। ठीक है, जब मॉड ले लेंगे तो यहाँ से एक लाइन बढ़ा सकते हो, जैसे ये से ए बी का मॉड बराबर आइडेंटिटी का मॉड। अब आइडेंटिटी का, सॉरी मॉड नहीं, डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, अगर ए बी का डिटर्मिनेंट और आई का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए बी तो यही आ जाएगा, और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट होता है 1। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट अलग अलग ओपन हो जाता है, ठीक है, दोनों का, और आइडेंटिटी का 1 होता है। ये दोनों लिखा हुआ कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 10 गिब्स। यहाँ से क्या हुआ, अच्छा एक चीज़ बता सकते हो कि जब दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो किसी का भी डिटर्मिनेंट 0 तो होगा नहीं। तो जब यहाँ डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो,
और ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स कैसी होगी, नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हमने प्रूफ कर दिया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ये अभी बताए थे आपको। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेके चलेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट करा देंगे। अब ए कैसी नॉन सिंगुलर है, दैट मीन्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इनवर्स में आपको फॉर्मूला पता है, एडजॉइंट अपॉन मॉड ए लेके डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेके आना होता है। ठीक है, तो अब हम अपनी तरफ से जो फार्मूला होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, इसको जब ए नॉन जीरो है डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, सभी जगह आ जाएगा, इधर कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक ही चीजें, कोई एक लिखिए चाहे दोनों लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ए और ये क्या बन जाएगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बटे एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है ए इनवर्स का फार्मूला, बताए थे ना। ये क्या होता है, इनवर्स। तो इनवर्स क्या माने है, बी, तो ए बी बन गया, ये बन गया बी ए बन गया, और ये आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्लियर हो गया, वेयर बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दस ए इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यही अपने को प्रूव करना था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देख सकते हैं, इसको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में आपने सॉल्व करना सीखा होगा। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर। तो ए क्या होता है, इनके कोफिशिएंट से बना मैट्रिक्स होता है, और एक्स जो है वो हमारा जो वेरिएबल एक्स वाई जेड का कॉलम मैट्रिक्स होता है, और बी जो होता है जो हमारा कांस्टेंट दे रखा है इक्वल में, वो उनका कॉलम मैट्रिक्स होता है। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपने 12th का क्वेश्चन है, ये पढ़ा रखा होगा सभी ने, कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन बना लेते हैं ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहाँ से करना ही क्या है, तो एक्स इधर रहेगा क्योंकि एक्स वैल्यू निकालना है, तो ये इधर आके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा करिए, दोनों तरफ ए इनवर्स ऑपरेट करा दीजिए, तो ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी बना देगा, है ना, और इधर ए इनवर्स एक्सिस्ट हो जाएगा। तो एक्स ये क्या है अपना, एक्स वाई जेड है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या हमारा काम रहेगा, जो ए हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना था वो उसकी हेल्प से ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स कुछ ना कुछ निकल के आएगा, साथ में बी कुछ निकल के आएगा। जब इन दोनों की गुणा करोगे तो इधर सिंगल कॉलम मैट्रिक्स और इधर भी सिंगल कॉलम मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड। मान लो यहाँ 1 2 3 आ गया, कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर, इस तरीके से इसका सोल्यूशन रहने वाला है। ठीक है, सभी ने पढ़ा है, ए इनवर्स सभी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इनवर्स के फार्मूले में भी बताया, अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो डिटर्मिनेंट निकाल लिया उसका, -17 आया। इससे क्लियर हो गया कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अभी क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर का जो फार्मूला होता है A11 -1 की पावर r प्लस सी इंटू -1 होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। 1 एलिमेंट लेंगे, ये 3 है, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, 1 -1 -3 एंड 2। ठीक है, वही चीजें हमने यहाँ पे लिख दिया है, 1 -1 -3 एंड 2। गुणा करेंगे तो 2 और ये माइनस प्लस का 3 और बीच में माइनस होता है तो माइनस फार्मूले का, तो -1 यहाँ से आ रहा है, और इधर वही रो और कॉलम की संख्या ऊपर लिख देना, ये आ गया 1। सिमिलरली इसी प्रकार से सारे निकाल लेंगे। ठीक है, A33 तक, और जो ये सब निकल के आएंगे, ठीक है, तो वो बनेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर से जब एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाते हैं तो जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनेगा उसका हमें ट्रांसपोज कर देना है, तो बन जाएगा हमारा क्या, एडजॉइंट। और जो एडजॉइंट निकलेगा उसको हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, जो डिटर्मिनेंट -1/17 आया था, तो बन जाएगा उसका इनवर्स। ठीक है, तो ये सभी निकाले, ऊपर क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया।
ट्रांसपोज के बाद ये पहला रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया, ये बन गया। तो ये है ए इनवर्स का, फ्रॉम 1 से हमने यहाँ पे लिख दिया ए इनवर्स की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये, दोनों की गुणा करा दी, आसानी से गुणा हो जाए। 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 1 है, ठीक है, गुणा हो जाएगी। गुणा होने के बाद ये आएगा, -17 से सभी को डिवाइड कर दो, 1 2 3 इस तरह से आ जाएगा। कंपेयर कर लेंगे x1/2 z3। सिमिलरली इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, खुद से करेंगे, ठीक है। और क्या एक चीज मैं बताऊं, जैसे ये x/z की वैल्यू निकल के आई है, ये सही है या गलत है इसको भी चेक कर लीजिएगा। ये x/z की वैल्यू आई है 1 2 3, पहली क्वेश्चन में लगा दो, x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 3, ठीक है। जैसे मान लो पहली क्वेश्चन आपके पास क्या है, 3x - 2y + 3z बराबर 8। x का मान 1 आया, y का मान 2 आया, z का मान 3 आया बराबर 8। तो ये 3 और ये 3 दिया 9, ठीक है, 4 और ये हो गया 9। तो कितना हो गया, 9 3 12, 12 - 4 8 बराबर 8। तो ये इक्वेशन दी गई समीकरण को सेटिस्फाई भी, मतलब जो भी आपका वैल्यू आ रहा है वो दी गई समीकरण को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, समझ रहे हो, इस तरीके से, तब जाके वो रिजल्ट ठीक होगा आपका। दूसरा क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए वी का होल इनवर्स इक्वल टू वी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। वाई अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे समझिएगा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, ए बी यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं और उस ए बी का ही इनवर्स क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। सिंपल ए की तरह ट्रीट करिए, ए इंटू ए इनवर्स जैसे आइडेंटिटी होता है वैसे ही यहाँ पे ए की जगह ए भी ट्रीट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ए इनवर्स से, दोनों तरफ आगे लिखेंगे तो प्री और पीछे से करेंगे तो पोस्ट। तो प्री मल्टीप्लिकेशन किया है या पोस्ट वो आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ लिख दिया प्री मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स बाकी ऐसा ही लिखा रहने दीजिए इधर। तो ए इंटू ए इनवर्स मिलकर आइडेंटिटी बना देगा, तो आई भी इधर ये हो गया, ठीक है। इधर तो आइडेंटिटी के साथ किया वो ए इनवर्स ही आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे थोड़ा, ये आ गया। उसके बाद फिर से हमने ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये क्या हो गया, बी इनवर्स हो गया। अब ये मिलके क्या बना देगा, आइडेंटिटी। इधर अलग अलग, ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इधर आइडेंटिटी था, पीछे हमें क्या चाहिए था, ए इनवर्स चाहिए था। तो ए इनवर्स पहले किए, बाद में बी इनवर्स से किए, जिससे कि राइट साइड अपने आप बन चुकी है, लेफ्ट साइड कटा के बन जाएगी। वी और बी इनवर्स आइडेंटिटी बना देगा। तो ए बी का होल इनवर्स जो था उसको हमें हटाना ही नहीं था, ठीक है, और अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्मूले से प्रूफ करते हैं। क्या प्रोसीजर रहता है, पहले जो एक क्वेश्चन दिया है ये n, ठीक है, ए की पावर n इक्वल टू दिया है, तो क्या करते हैं, जो ए की पावर n होता है उसको n इक्वल टू 1 रख के प्रूफ करते हैं। फिर n की जगह k रख के मान के हम खुद से ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अगर हमने ट्रू प्रूफ करना है, अगर ये प्रूफ कर दिया तो मैथमेटिकल इंडक्शन से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए कॉस ए हमें दे रखा है और देन प्रूव दैट, ठीक है, ए की पावर n हमें प्रूफ करना है। क्लियर है ये कि इसके लिए ये होगा। तो ए दे रखा है ए की पावर n के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय द यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव, ठीक है। तो पी एन सपोज कर लेंगे उसको एक पॉलिनोमियल टाइप से। तो इफ ए हमें ये दे रखा था और ए की पावर एन अपने को ये दे रखा था, तो सबसे पहले अगर हम इसी में एन इक्वल टू 1 रख ले,
जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और ये ही हमारा एक पावर के लिए था सेम, तो एक पावर के लिए वही आ चुका है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्रू है। ठीक है, इसके लिए 1 के लिए तो वही लिखेंगे देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, लेट द रिजल्ट बी ट्रू, ये मान के चलेंगे खुद से, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। जहां भी n था वहां पे क्या लिख लेंगे, k लिख लेंगे। अब अपना अगला टारगेट क्या है, जहां पे k था वहां पे k प्लस 1 लेके आना। ठीक है, तो नाउ वी प्रूव दैट द रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। नाउ ए की पावर k प्लस 1 को हम तोड़ सकते हैं a इंटू ए की पावर k, ए का भी हमें पता है और ए की पावर k अभी जस्ट ऊपर निकल है। अब दोनों की गुणा कर लेंगे सिंपल, ये बनेगा cos थीटा, एक थीटा है और एक के थीटा है, तो के थीटा प्लस के थीटा या साइन थीटा प्लस के थीटा इस तरह से बन गया। ये सब में थीटा कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया, ये वही बन गया। यहाँ पे के दिख रहा था, वहां पे के प्लस 1 दिखने लगा है। ठीक है, तो लिखा देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। दस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव a की पावर n इक्वल टू दिस होल्ड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, देखिएगा जरा ध्यान से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर मान के चले ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इसको ऐसे क्यों लिखा है, देखो जैसे ये लिखा हुआ है, तो अगर हम गुणा कर दें 2 से तो a/2, ठीक है, एक का ट्रांसपोज बाई 2 a/2 माइनस एक का ट्रांसपोज, तो ये वाला कट जाएगा ट्रांसपोज से ट्रांसपोज, तो a/2 मिलके फिर से a हो जाएगा। तो है ये a ही, बट लिखा दूसरे तरीके से गया है। पहले वाली मैट्रिक्स को p सपोज किया, दूसरी वाली मैट्रिक्स को q सपोज किया है। अब हम ये खुद से नहीं बताएंगे कि p सिमेट्रिक है और q स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये सिमेट्रिक वाला पार्ट है और ये स्क्यू सिमेट्रिक। आगे क्वेश्चन में मैंने किया नहीं था, तो जैसे मैं अभी करूंगा वैसे ही आप आगे वाले क्वेश्चंस में भी कर लीजिएगा। यहाँ पे हम, ठीक है, सिमेट्रिक कर रहे हैं तो ट्रांसपोज लेके चलेंगे, वहां पे हर्मिशियन करेंगे तो थीटा लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी देर के लिए। तो पी मैट्रिक्स जो हमने मानी है 1/2 a प्लस एक का ट्रांसपोज। ठीक है, एक चीज बता दूं, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होगा, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होगा। ठीक है, उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होगा। तो हमें इसको क्या करना है, इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है p को। तो p की पावर जब t लेंगे, मतलब ट्रांसपोज करेंगे इसका इस तरीके से, तो 1/2 a, कांस्टेंट पे ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक का ट्रांसपोज, अच्छा ये ट्रांसपोज रहेगा, और इधर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। और ट्रांसपोज जैसे एक बार रो को कॉलम में चेंज किया, दोबारा फिर कॉलम को रो में, तो जो था वही आ जाएगा। और प्लस में आगे पीछे आप आसानी से लिख सकते हो। अब देखो जो लेके चले थे वही आ गया, तो ये p, तो p का ट्रांसपोज p के बराबर हो गया, तो p कैसी हो गई, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ऐसे जो हमारा दूसरा q दे रखा था, ठीक है, तो जो हमारा q था 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, अगर हमें क्या करना है, q का ट्रांसपोज करना है और फिर से ये नेगेटिव के बराबर आना चाहिए, किसके बराबर, नेगेटिव के। तो 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1/2 ए का ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, तो 1/2 ए का ट्रांसपोज माइनस ए। ठीक है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो a माइनस ए का ट्रांसपोज, और ये q का ट्रांसपोज, q का ट्रांसपोज, ये q बन गया तो माइनस q। इसका मतलब q कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब ये किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना पड़े, बहुत सारे क्वेश्चन एक एक लाइन वाले भी होते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप क्या करिए, सिंपली उसका ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स आ रही है तो सिमेट्रिक, और माइनस के साथ आ रही है तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप समझ गए होंगे, बस यही यहाँ लिखना था।
ठीक है, ये दोनों चीजें बता दी हैं। किसी कांस्टेंट के साथ होता कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में ट्रांसपोज अलग अलग ओपन हो जाता है, ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो पी को सिमेट्रिक दिखाए, सेम क्यू को इसको सिमेट्रिक दिखाए। तो लिख दिया ए जो हमारा बना था पी प्लस क्यू का योगफल, जहां पी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम बोल सकते हैं ए इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यूनिकनेस, ये भी बोला गया इसको कोई और तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम मान के चलेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि ये हमारा कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी यही तरीका है एक, और दूसरा तरीका नहीं है। तो हम उसको मान लिए हैं क्या, कि जैसे अभी माने थे ए इक्वल टू पी प्लस क्यू माने थे, है ना। अब ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन ए इक्वल टू आर प्लस एस मान लिए इसका। क्लियर है, ये इसका मान लिए दूसरा रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे जो आर है वो हम सिमेट्रिक मान के चल रहे हैं और एस को स्क्यू सिमेट्रिक मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक इक्वेशन तो यही बना दो, अब एक इसका कर लो ट्रांसपोज। एक का क्या कर लो मेरे भाई, ट्रांसपोज, आर प्लस एस का ट्रांसपोज। अब ये क्या होता है, अलग अलग ट्रांसपोज ऑपरेट हो जाता है। आर सिमेट्रिक है तो आर का ट्रांसपोज आर हो जाएगा, एस स्क्यू सिमेट्रिक है तो एस का ट्रांसपोज ये हो जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज क्या निकल के आ गया, ये। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब जोड़ोगे तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर 2r, यहाँ से r की वैल्यू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और ये r ये कुछ नहीं है, फिर से p निकल के आ गया, ठीक है। ऐसी सेम कहानी अगर हम बात करें इसके लिए q के लिए, जोड़ने की जगह अभी जब दोनों को जोड़ा था तो ये आया था 1 + 2 करने पे। अब यहीं पे 1 - 2 कर दे, यही कर देते नीचे, तो a - a का ट्रांसपोज बराबर 2s हो जाता, s से डिवाइड कर लेते, a - a का ट्रांसपोज बराबर s बचता, और ये कुछ नहीं है, यही हमारा q है। तो मान के तो चले थे p प्लस q का दूसरा रिप्रेजेंटेशन r प्लस s है, बट r खुद p में आ गया और s खुद q में आ गया, तो दूसरा तो बचा ही नहीं, r बन गया p, s बन गया q, तो एक ही रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो वही लिखते हैं लास्ट में, r = p आ चुका है, s = q, hence a is uniquely expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। सेम हर्मिशियन में भी आएगा, हर्मिशियन में करते हैं थीटा, यहाँ पे करते हैं ट्रांसपोज। थीटा का मतलब होता है मेरे भाई ट्रांजुगेट, थीटा का मतलब होता है ट्रांजुगेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक 12th का क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हो, मुझे इतना ज्यादा कराने की इसमें जरूरत है नहीं। चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, करना क्या है। तो a = ये मैट्रिक्स दे रखा है, i विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन सो दैट i + a = i - a, और साथ में ये मैट्रिक्स है cos अल्फा - sin अल्फा बटे cos sin अल्फा × cos अल्फा। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड बना लेंगे, i आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और a दोनों को जोड़ने से लेफ्ट साइड बन गई। उसके बाद राइट साइड बनाना है i - a, इसमें से इसको घटा लिया, ये आ गया, ठीक है। अब इसके साथ गुणा कर ली, तो ये बन गया अपना, इन दोनों की गुणा करने के बाद ये बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि tan α/2 को t मान लिया है, तो जहां जहां भी tan α दिख रहा है वहां पे t लिख देंगे, इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन कर लेंगे, उसके बाद कट कर देंगे, तो ये निकल के आ गया। अब t की जगह फिर से tan α रख देंगे, तो ये मैट्रिक्स फिर से यही निकल के आ जाएगी जो यहाँ दे रखा था। तो इसका रिजल्ट RHS का रिजल्ट इसके बराबर आ गया, किसके, LHS के बराबर आ गया। तो लास्ट में दोनों वही लिख देंगे, देखो। तो ये अपना वही है, RHS वाला चल रहा, इधर ये आ गया, और ये वही था जो i + a की वैल्यू थी, तो RHS जो आ गई वो LHS के बराबर आ गई, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने प्री में करा रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी था, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है इसको देख लेंगे। इफ a इज a स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a² = a, आइडेंटिटी दे रखा है, सो दैट i + a का होल क्यूब बराबर 7a + i, ये लाना है। तो सबसे पहले 3 पावर है, हम 2 पावर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, i + a का होल स्क्वायर, i + a गुणा कर लेंगे, सिंपल। i की पहले दोनों i से कर ली, फिर a की कर ली, सिंपल गुणा कर लेंगे। i के साथ किसी का होगा सेम आ जाता है, a² पहले से ही a है, क्वेश्चन में दे रखा है,
ठीक है। अभी यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह ए लिख लिया, ए प्लस ए 2a ये बन चुका है। अब ये a प्लस 2a 3a बन गया। अब इसका क्यूब करेंगे तो 2 पावर तो अभी निकाल लिए, 1 पावर ऐसे लिख दो तो 3 पावर हो गई। 3 पावर में 2 पावर की वैल्यू आ गई i प्लस 3a और ये इसकी जब गुणा करोगे तो इस तरह से आएगा, ए स्क्वायर को ए में कन्वर्ट कर देंगे ए और यहाँ से आ गया 3a और 3a 3 3 6 और 1 7, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सो दैट, ये हमारे 12th के डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी, ये और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है और दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और ब्रैकेट में ये इसी के साथ ही लगा हुआ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। मतलब 2-3 लाइनें जब इसकी सॉल्व करोगे तो ये कन्वर्ट होके फिर से यही मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के 4-5 क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, देखेंगे ध्यान से। तो उसको हम अभी डेल्टा कंसिडर कर लिए हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमने क्या करा है, C1 C2 C3 में ए बी सी से मल्टीप्लाई कर ली। क्यों करिए, क्योंकि इन सब में ए बी सी बन जाएगा नीचे। तो पहले कॉलम में ए से, दूसरे कॉलम में बी से, तीसरे कॉलम में सी से गुणा कर ली। गुणा करने के बाद ये कहानी बन गई। अब जब गुणा करोगे तो आपको बाहर भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये अंदर तो आपने कॉलम वाइज किया है, बाहर तो आपको एक ही साथ करना पड़ेगा ना एबीसी। अब यहाँ पे देखो, सभी में जो तीसरा रो है वहां से कॉमन आ रहा है, एबीसी निकाल लिया। अब इसको 2 बार पलट दो, एक बार R3 को R2 में ले जाओ, फिर जब ये बना यहाँ आ जाएगा, इसको एक बार और ऊपर ले जाओ तो 2 बार माइनस आ जाएगा। एक बार एक जब एक रो से दूसरी रो को इंटरचेंज करते हैं तो 1 माइनस होता है। यहाँ 2 बार चेंज किया तो 2 माइनस इसलिए हो गया प्लस। अब ये वही क्वेश्चन हो गया जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा था, तो ये क्वेश्चन सेम आ गया। अब क्या करना है, अपने को जैसी बन दिखे तो 0 बना लो, इससे इसको घटा लो 1 0 और इससे इसको घटा लो 2 0। ठीक है, तो C1 से C2 घटा के C1 में लिख दिया, C2 से C3 घटा के C2 में लिख दिया, 2 0 बन गए। यहाँ से देखो a माइनस बी कॉमन आएगा और यहाँ से b माइनस सी कॉमन आएगा। ठीक है, a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a माइनस बी पहले कॉलम से कॉमन, b माइनस सी दूसरे कॉलम से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा a प्लस बी, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सेम इधर b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये आ चुका है। उसके बाद हमने क्या करा, फिर से C2 से C1 माइनस कर लिया, C2 से C1 माइनस कर लिया, तो 0 में से 0 घटाओगे 0 आ जाएगा, लिखा C1 में है। ठीक है, इससे इसको घटा लिया, 1 सेकेंड, C2 में लिखा, सॉरी, तो इससे इसको घटाया 0, इससे इसको घटाएंगे b से b कट जाएगा, c माइनस है, इससे इसको घटाओगे तो क्या कटेगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड बी सी माइनस ए बी, ऐसे आ जाएगा। अब इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी प्लस ए सी माइनस ए, यहाँ से बी कॉमन करेंगे तो यहाँ से भी सी माइनस ए आ जाएगा अपना। ठीक है, तो सी माइनस ए जब दोनों से कॉमन करेंगे तो यहाँ से सी प्लस ए, यहाँ से प्लस का बी, ऐसा आ जाएगा। तो इस वाले कॉलम से सी माइनस ए फिर से कॉमन आ रहा है, तो सी माइनस ए कॉमन कर लेंगे, उसके बाद इसका एक्सपेंशन कर देंगे, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो सी माइनस ए जैसे ही आया, 2 0 बचे, तो जब भी 2 0 बचते हैं तो उनके नीचे का पार्ट ही लिखा जाता है और उनके जो सामने होता है उससे गुणा की जाती है। तो 1 है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इससे गुणा इसकी और इससे गुणा इसकी, चाहे तो टोटल एक्सपेंशन कर दो, आंसर यही आने वाला है। इसके बाद गुणा करने के बाद सब कट कटा के ये आ गया ए बी सी सी ए, और आगे 3 ये आ चुके थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, प्रूव दैट एक्स वाई जेड माइनस 1। ठीक है, ये लिखा है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस 1 1 1 और साथ में एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो करने गए इस मैट्रिक्स में, देखिएगा जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ है, तो इसका पहला कॉलम दूसरा कॉलम तो कॉमन है और कॉलम नंबर 3 में 2 वैल्यू है, तो पहला और दूसरा कॉलम तो दोनों के साथ कॉमन रहेगा, एक बार 1 के साथ और एक बार एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब के साथ। तो इसको एक डिटर्मिनेंट से 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर देते हैं। पहला कॉलम दूसरा कॉलम सेम रहेगा, एक बार 1 के साथ और एक बार क्यूब के साथ। ठीक है, अब इसमें देखो, पहली वाले रो से x कॉमन आ रहा है, दूसरे रो से y कॉमन आ रहा है, तीसरे रो से z कॉमन आ रहा है ना, तो ये कॉमन कर लिया, क्लियर। अब ये और ये एक जैसा दिख रहा है, अभी इसमें ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ये पहले कॉलम में, इसको 2 बार चेंज करिए, पहले यहाँ लाइए, फिर यहाँ से यहाँ ले जाइए, यहाँ से यहाँ आया 1 माइनस आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया 2 माइनस हो गए। अब ये और ये एक जैसा दिखना है, इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। इसको कॉमन करने के बाद ये बना लिया।
ठीक है। इसको जैसे ही बंद दिखे जीरो बनाओ, इससे इसको घटाओ एक जीरो, इससे इसको घटाओ दो जीरो, तो घटाने पे अब देखो पहली लाइन से x माइनस वाई दिखने लगेगा रो से, दूसरी रो से y माइनस जेड कॉमन दिखने लगेगा। कर लिया, आगे आगे, ठीक है। इसको स्टार्टिंग में लिख दो, इसको खोल दो, जैसे ये दो जीरो दिख रहे हैं तो बस ये बचेगा, दो जीरो के सामने की वैल्यू बचती है और साथ में जो नीचे वाला होता है वो गुणा में रहता है। वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, इसको काटने पे जेड माइनस एक्स बचा ही है। अब ये क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा था कि x नॉट इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, दैट मीन्स x माइनस वाई जीरो के बराबर नहीं हो सकता, नहीं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, y माइनस जेड भी बराबर नहीं हो सकता और z माइनस एक्स भी जीरो, तो ये तो तीनों जीरो के बराबर होंगे नहीं, तो इस वैल्यू को ही जीरो के बराबर होना पड़ेगा, अर्थात x बाई जेड की वैल्यू माइनस वन के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सो दैट b ये लिखा हुआ है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी ऐसे लिखा हुआ है, इसको 2 टाइम्स प्रूफ करना है एबीसी में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे प्रूफ किया जाए समझ लो। तो सबसे पहले इनको जोड़ देना, जोड़ने से दो कॉमन जैसा दिखने लगेगा, ये सब डबल हो जाएंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तब ये दो कॉमन आ जाएगा बाहर। अब ये बचा, अब इसमें से इसको भी घटा दो, इसमें से इसको, देखो सी प्लस ए घटेगा तो यहाँ बी बचेगा, ए प्लस बी घटेगा तो सी बचेगा, तो वही घटा दिया। C2 से C1 सेकंड में लिख दिया, C3 से भी C1, तो इनसे इसको घटाया तो नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करने हैं, अब तीनों को फिर जोड़ दो, जोड़ने से क्या बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो यहाँ से ए और पी, यहाँ से एक्स बचेगा, तो ए पी एक्स बच गया। अब एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ से, दो माइनस कॉमन करेंगे, माइनस वन का स्क्वायर सेम बच जाएगा जो हमने को प्रूफ करना था, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बारी पूछा गया, 1 प्लस ए 1 1 1 प्लस बी, ये 4 में भी आ सकता है, 4 क्रॉस 4 में भी आ सकता है, ठीक है, बट 3 क्रॉस 3 में ही आएगा, 4 क्रॉस 4 में थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो क्या लिखा है एबीसी और दिस, अगर इसी की गुणा कर दे अंदर तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले रिजल्ट तो ये आएगा, जब एबीसी कॉमन कर लोगे तब ये बन जाएगा। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, मतलब उसी को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें 1/a कॉमन कर लेंगे, पहले कॉलम से ए कॉमन करेंगे, दूसरे कॉलम से बी कॉमन करेंगे, तीसरे कॉलम से सी कॉमन करेंगे। वही लिखा है टेकिंग ए बी एंड सी, टेकिंग ए बी एंड सी फ्रॉम C1 C2 एंड C3, फ्रॉम C1 C2 एंड C3, ठीक है, क्लियर। रिस्पेक्टिवली वी ऑब्टेन, तो पहले से जब ए कॉमन किया तो जहां 1 था वहां पे अपॉन में आ जाएगा और जहां ए था वहां पे 1 आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा 1/a 1 1/a 1/a, ऐसे यहाँ पे 1/b वाला 1/c वाला ये आ जाएगा। अब क्या करो, सभी को जोड़ लो, C1 C2 C3, C1 C2 C3 को जब जोड़ लोगे तो पहला कॉलम बिल्कुल एक जैसा दिखने लगेगा। अब इसको बाहर निकाल लो, अब जैसे ही 1 1 दिखा इसको जीरो बना लो, इससे इसको घटाओ 1 जीरो, इससे इसको घटाओ 2 जीरो, 2 जीरो चाहे ऊपर बना लो चाहे नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जीरो जैसे 2 जीरो बचे उनके सामने का पार्ट बचेगा, ये 1 से 1 की गुणा कर लेंगे, इधर जीरो सामने बना जाएगा, ठीक है। चाहे डायरेक्ट पूरा एक्सपेंड कर दो, आंसर वही आना 1 ही। अब ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर गुणा कर लें तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये 12th के कुछ क्वेश्चंस हैं डिटर्मिनेंट के, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने नोट आउट, ठीक है, नोट डाउन करके दिया है, और ये आप लोगों को खुद से करने हैं क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 18 मैं खुद करा रहा हूँ। तो 13 से लेके 17 तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्या लिखा, लेट एफ एक्स दिस, समझ गए होगे। अब इसको क्या करना है, यहां से इसकी हेल्प से एफ एक्स निकालना है, ठीक है, और एफ एक्स को यहां रखना है, उसका इंटीग्रेशन 0 से π/2 के बीच में करना है, और -π/4 -8/15 लेके आना है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इस वाले में गुणा कर रहे हैं sec x से। जब sec x से गुणा करोगे R3 में और इससे इसको घटाओगे तो 0, यहाँ sec x से करोगे तो सिर्फ बचेगा cos x, और cos से cos घटाएंगे तो 0, यहाँ पे बचेगा cos x, इससे इसको घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा cos। तो यही काम अपना कर रहे हैं पहली रो में। तो अप्लाइंग हमने कर दिया R1 माइनस sec x इंटू R3, ठीक है। तो समझ गया, पहला 0 दूसरा 0, तीसरे में cos माइनस, बाकी दोनों में कुछ नहीं किया, सेम लिख दिया है। उसके बाद दोबारा C1 से C2 को माइनस किया, C1 से C2 को माइनस किया है, C1 में 0 मैंने 0 0, cos माइनस cos 0, 1 माइनस cos स्क्वायर बचेगा sin स्क्वायर, ये बच गया। अब 2 जीरो तो इसके सामने का पार्ट बचेगा, ये इंटू ये, और ये जो दोनों जीरो के सामने होता है वो आएगा गुणा में, ठीक है, ये आ गया। अब क्या किया है,
इन दोनों की गुणा, ये तो 0 हो जाती, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आगे आ गया, और इसको जो कॉस था और कॉट था इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, सेक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉट कॉस बटे साइन और माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, अब जो अंदर दिख रहा है उसकी अंदर गुणा करा दो, यहाँ से कॉस कटेगा साइन स्क्वायर, इधर साइन कटेगा कॉस क्यूब आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब। ठीक है, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर देगा, अच्छा कॉस क्यूब दोनों में कॉमन दिख रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन खुद भी कॉस स्क्वायर होता, 3 इधर है तो टोटल 5 पावर। इसका कर लेंगे सिंपली इंटीग्रेशन 0 से π/2। अपने को फंक्शन मिल गया, फंक्शन अपने ने क्वेश्चन की जगह रख दिया। ठीक है, नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर है, कॉस की पावर 5 है। वैसे करोगे तो लंबा हो जाएगा। आपने वॉलिस थ्योरम जो पढ़ी है 0 से π/2 लिमिट हो, एंगल सिंगल हो तो लगा सकते हो। तो यहाँ पे साइन इवन पावर के लिए लगेगा, यहाँ पे कॉस ऑड पावर के लिए लगेगा। इवन पावर 2 1, इवन में π/2 से गुणा करते हैं। ऑड में क्या होता है 5 4 3 2 1, इवन में π/2 से गुणा, ऑड में π/2 से गुणा नहीं करते, तो ये π/4 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 बटे 15 माइनस में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कर सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और दिए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ये भी आपको खुद से करना है, और क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको करना है। ठीक है, समझ गए होंगे, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन, ठीक है, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लगातार करा रहा हूँ। एक ऐसा ही और है, जब इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता है n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे करना है बस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाने वाला है। ये अभी आप फार्मूला पढ़ चुके थे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी होता है, वही लिखा, बस एक ही जगह हमने बी लिखा है, क्योंकि हम बी को कन्वर्ट करने वाले हैं अब ए में। तो अभी ये लिखा हुआ फार्मूला समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब इस फार्मूले को हम कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे, ए को रिप्लेस कर देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए से। क्लियर, तो वी गेट, तो ए की जगह ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जहाँ जहाँ भी ए दिख रहा है वहाँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे। ठीक है, आगे समझते चलिएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, जो भी इसका ऑर्डर होता है इसका एक पावर कम के साथ जाता है ये। ठीक है, तो वही यहाँ पे इसको लिख दिया गया है, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे अप्लाई करा है ए, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई कर दी किससे, ए से, दोनों तरफ। जब दोनों तरफ ए से प्री मल्टीप्लाई कर दी है, तब इधर तो अभी ऐसे ही लिखा है एसोसिएटिविटी से, जैसे अभी ये 2 पद थे, एक बाहर था, अब फर्स्ट 2 को एक साथ कर दिया, थर्ड को बाहर कर दिया एसोसिएटिविटी से, और इधर ए इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, अब ए की आइडेंटिटी से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से वो ए ही आ जाएगा। और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी होता, तो ये भी मिलके फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। अब ये वाला जब डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट, तो यहाँ आइडेंटिटी आ जाएगा, और इधर एक पावर कम हो जाती, तो वो नीचे लाइन में लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी के साथ गुणा करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आ जाता, चाहे यहाँ से इसको कर देते या इधर से कर देते, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली आइडेंटिटी अगर किसी के बीच में है, गुणा करने पे वो 1 ही आ जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, समझ में आ गया, तो ये कट जाएगा, और इधर एक पावर नेगेटिव में और चली जाएगी। अब अगर अगला वाला जो क्वेश्चन है, अगर वो प्रूफ करना है तो ये क्वेश्चन आपको पहले उसमें करना पड़ेगा, फिर वो क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हो, वो तब लिख सकते हो जब आपके पास टाइम ना हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो देखो जो पहला रिजल्ट अभी आया था पीछे, उसको डायरेक्ट लिख लिए हैं, तो अगर ये 10 नंबर में आता है तो आपको पहला रिजल्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा जरा ध्यान से यहाँ पे, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लो दोनों तरफ। पहले क्या करा है, ये तो अपना पुराना फॉर्मूला है ना, अब यहीं पे क्या करा, डिटर्मिनेंट ले लिया। क्लियर, ओके, इधर तो अपने को यही चाहिए, तो इधर तो कुछ करना नहीं है। आपको पता है के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है, कोई भी जो कांस्टेंट होता है उसको जब बाहर निकालते हैं तो जितना ऑर्डर होता है वो उसकी पावर पे आता है। तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक तरह का कांस्टेंट ही है, तो जैसे ही इसको बाहर निकालोगे
तो इसकी पावर में भी n आ जाएगा, एक पावर पहले से है तो पावर से के ऊपर पावर आती तो उनकी गुणा हो जाती है n इंटू दिस, और ये अंदर बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक ये खुद भी डिटर्मिनेंट है तो यहाँ से भी +1 पावर और ऐड कर लो इस पे, और ये बन गया n-1 का होल स्क्वायर, यही अपने को चाहिए था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो नॉन सिंगुलर। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी नॉन सिंगुलर होगी, और सेकंड पार्ट ये है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स की अगर बात करें तो ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ये कुछ नहीं है, इसको आप इधर लाइए और ए को इधर लाइए तो इनवर्स ही बन जाएगा। तो वी नो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फार्मूला पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, या एडजॉइंट आगे हो या पीछे हो फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट कर लो। ठीक है, क्या कर लो, डिटर्मिनेंट कर लो। तो आपको पता है कि जब डिटर्मिनेंट है और वो खुद डिटर्मिनेंट है, इसको ये कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकालोगे तो पावर आ जाएगा ऑर्डर, और आइडेंटिटी वो तो आपको पता ही है कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई में दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाता है। ठीक है, अब ये इधर चला जाएगा तो पावर एक नेगेटिव हो जाएगी, ये तो 1 ही है। अब देखो आपने बोला था कि ए नॉन सिंगुलर है, तो ए जब नॉन सिंगुलर है तो ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। जब ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो उसकी कितनी पावर कर दो वो भी 0 नहीं होगा, तो ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो मैट्रिक्स कैसी होगी, नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, सेकंड तो कुछ है ही नहीं, एक लाइन का है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो वही फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है नहीं। ठीक है, तो इधर तो कट गया, आई ये बन गया, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, चाहे ये लिखो या ये लिखो, तो इसलिए ये तो फार्मूला बताया गया, इसको यूज नहीं किया, खाली ये दो को यूज किया है। ठीक है, अब ये जो इधर दिख रहा है ना ए, इसको ऐसे ही लिखे हैं, और ये तो आइडेंटिटी है, एडजॉइंट ऑफ ए को यहाँ से उठा के दूसरी साइड ले गए तो ये कैसा हो जाएगा, इनवर्स, और इधर आ जाएगा ये, तो यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, लिखा है इफ ए कामा वी आर एन रोड, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब एन रो है वो एन क्रॉस एन की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंपल भी लिखे आ सकता है, तब प्रूफ करना है मैट्रिसेस, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए बी एंड बी ए आर आल्सो गोनल, जो आर आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब आप समझिएगा क्वेश्चन ये है कि अगर दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हैं, यदि दो मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है, तब क्या होगा कि उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगा, ये अपने को प्रूफ करना है, समझ रहा। एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, सिंपल सी कहानी है। हेलो, क्वेश्चन नंबर 24 में साफ साफ बोला गया है कि इफ ए एंड बी वी एंड रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो गोनल। कहने का मतलब ये है कि अगर ए और वी अगर हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, देन ए बी इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा, चाहे ऐसे हो या ऐसे, ये भी दोनों ऑर्थोगोनल होंगी, ये कहने का मतलब है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भाषा में भी लिखे आ सकता है, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऐसे। ठीक है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है कि ए और उसी का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, ये। ठीक है, चाहे ऐसे लिखा हो या ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, अब यहाँ से ये ट्रांसपोज लिखा है, अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो ये इधर से आके इधर इनवर्स हो जाएगा, तो फिर से ए का ट्रांसपोज ए के इनवर्स के बराबर। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज होता है वही इनवर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसके आधार पे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। सिंस ए एंड वी आर बोथ एन रो स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, देयरफॉर ए बी इज आल्सो एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल। ठीक है, जब दो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उनकी गुणा करने पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही आती है। जैसे अगर ए का ऑर्डर एन क्रॉस एन है और बी का ऑर्डर भी एन क्रॉस एन है, तो ये कटने के बाद ए बी का ऑर्डर एन क्रॉस एन ही आएगा। ठीक है,
तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, ठीक है। अब अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसका इन्वर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तब ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा मेरे भाई, नॉट इक्वल टू 0 होगा। आल्सो बी का भी कैसा होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ए बी का दोनों का जो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है, क्योंकि ये अलग अलग के बराबर होता है, तो ए बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। हेंस ए बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि नॉन सिंगुलर आना चाहिए, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं ऑर्थोगोनल के अंदर तो वो इन्वर्स के बराबर होता है, इसलिए उसको नॉन सिंगुलर प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब फार्मूला सिंपल, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ ए बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। किससे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, यहाँ लिख भी सकते हो, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए बी बोथ साइड, ठीक है। तो ए बी से कर दिया, इधर ए इंटू ए इनवर्स मिलके आइडेंटिटी बना देगा, क्या हो जाएगा, वी वी इनवर्स, और ए मिलके फिर से आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आपने देखा दो मैट्रिक्स कौन सी, ए बी और ए बी का ट्रांसपोज क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। यहाँ से क्लियर हो गया कि ए बी ऑर्थोगोनल है। तो आपने दो चीजें समझी, किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें उसको नॉन सिंगुलर दिखाना पड़ेगा। जैसे ए बी को हमें ऑर्थोगोनल दिखाना है तो पहला काम ए बी को हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूफ करना पड़ेगा। नॉन सिंगुलर के बाद इसको ऑर्थोगोनल प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो दो चीजें हमें दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब दो चीजों में क्या क्या रहेगा, नॉन सिंगुलर का मतलब ये आ जाएगा ए बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, और ऑर्थोगोनल का मैट्रिक्स ये आ जाएगा ए बी, चाहे आगे लिखो या पीछे लिखो, का ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी के बराबर। तो ये दो चीजें प्रूफ करनी थी, दोनों चीजें अपनों ने प्रूफ कर दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। सो दैट द मैट्रिक्स, ठीक है, बी की पावर थीटा ए बी इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन अकॉर्डिंग एज ए हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। कहने का मतलब इनका ये है कि जैसे जो बी की पावर थीटा ए बी है ये हर्मिशियन होगी कब, जब ए हर्मिशियन होगा। स्क्यू हर्मिशियन होगी कब, जब ए स्क्यू हर्मिशियन होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है कि अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका जो कंजुगेट होता है वो उसी के बराबर होना चाहिए, तब बोलते हैं हर्मिशियन, ठीक है। और ए की पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए आता है तो ये बन जाती है स्क्यू हर्मिशियन। क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन। अब समझिएगा कि थीटा कैसे निकलता है। तो पहले भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, फिर उसका कंजुगेट करिए, ये होता है हमारा थीटा, और इसी को हम स्टार से भी लिख लेते हैं। ये चीजें होती है, ठीक है, एक ही चीजें है। अब हमारा काम क्या है कि जो b की पावर थीटा ए बी है इसको हमें हर्मिशियन या इसको हर्मिशियन करना। तो सबसे पहले इसकी पावर थीटा लेके चलेंगे, अंदर वाला ही आ गया तो हर्मिशियन, और अंदर वाले का नेगेटिव आ गया तो इसको हर्मिशियन। अब ये क्या होगा, रिवर्स खुलता है। तो सबसे पहले ये वाला आएगा बी की पावर थीटा, फिर ए की पावर थीटा, फिर पहले नंबर वाला थीटा की पावर थीटा। तो बी की पावर थीटा, ए की पावर थीटा, और यहाँ से थीटा की पावर थीटा, फिर से बी हो जाएगा। अब ये दो कंडीशन है। पहले केस में मान लो कि ए हमारा हर्मिशियन लेके चल रहा है केस 1 में, तो अगर ए हर्मिशियन होगा तो ए की पावर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो बी की पावर थीटा ए बी, देखो जो अंदर था वही आ गया, इसका मतलब ये कैसी हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। अब यहीं पे सेकंड केस ये होता कि हम मान के चलते कि ए हमारा स्क्यू हर्मिशियन है, तो थीटा की जगह क्या लिखते हैं, माइनस ए लिखते। तो इसी में बी की पावर थीटा या माइनस ए लिखते हैं, तब ये माइनस बाहर आ जाता। अब देखो जब ए को हम स्क्यू हर्मिशियन लेके चले तो इसका नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये कैसी बन गई, अब स्क्यू हर्मिशियन हो गई। कब हुई, जब ए हमारा स्क्यू हर्मिशियन हुआ। तो यही बोल रहे थे ए पे डिपेंड कर रहा है, अगर ए हर्मिशियन होगा तो ये हर्मिशियन निकल के आएगी, अगर ये स्क्यू हर्मिशियन होगा तो स्क्यू हर्मिशियन निकल के आएगी। क्लियर है, वही चीज यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। केस 1 ए हर्मिशियन है, ए की पावर थीटा इक्वल टू ए, इसका वही थीटा करके दिखाया, इसकी जगह ए लिख दिया, हर्मिशियन हो गया फ्रॉम 1 से, ठीक है। सेकंड केस में उसकी जगह माइनस लगा देंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में तो हर्मिशियन हो गई, सेकंड केस में हम इसको
अलग अलग बनाना पड़ेगा, माइनस लेके चले, इसका फिर किया तो ये माइनस है, माइनस बाहर आ गया तो ये स्क्वायर हर्मिशियन हो गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 26 है, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पहली वाली वीडियो में, तो वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड सम ऑफ स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, इस चीज पे विशेष ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है वो समझ लो। लिखा है, ठीक है, तो क्या मान के चलेंगे, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तब ए बी अगर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इक्वल टू हाफ, वहां ट्रांसपोज कर रहे थे या ट्रांजुगेट करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये अब यहाँ पे हम इसको माने हैं P और इसको माने हैं Q, तो हमने यहाँ पे थ्योरी में डायरेक्ट लिख दिया कि ये हर्मिशियन है और ये स्क्यू हर्मिशियन, बट आप ऐसे मत करिएगा। आप क्या करिएगा, इसको दिखाइएगा, जैसे P इक्वल टू हाफ A प्लस ए की पावर थीटा है, हम इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ये हर्मिशियन है, तो इसका क्या करेंगे, कंजुगेट लेंगे, कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब ये क्या होगा, अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, ए की पावर थीटा, थीटा की पावर फिर से थीटा हो जाएगा, और आपको पता है थीटा की पावर थीटा फिर से ए हो जाता है, और प्लस में आगे पीछे ला सकते हो। ठीक है, ये चल रहा पी की पावर थीटा, तो पी की पावर थीटा फिर से पी ही आ चुका है, यहाँ से प्रूफ हो गया पी कैसी है, हर्मिशियन है। ऐसी अगर हम बात करें क्यू, तो क्यू मान के चले थे ए माइनस ए की पावर थीटा, ये तो इसका जब हर्मिशियन करेंगे, थीटा लगाएंगे पावर पे, ट्रांजुगेट करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ये ट्रांसपोज ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट, तो ये ए की पावर थीटा, ये माइनस है, यहाँ माइनस आपको कॉमन करना पड़ेगा, तब बनेगा आपका क्यू के जैसा, तो ये बन गया माइनस क्यू और क्यू की पावर थीटा। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि पी जो है हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है और ये हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से अब जो हम लिखे थे ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे बोल सकते हैं आल्सो ए पी एंड क्यू जो बना है, अर्थात एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। अब इसको यूनिकली और दिखाना, तो यहाँ पे जो हमने डायरेक्ट लिख दिया है ये चीज आपको थोड़ा भाषा में ये 2 लाइनें करके जरूर दिखा दीजिएगा, समझ गए, जैसे यहाँ बोला है। तो क्या लिखा, 10 एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसको यूनिकली एक्सप्रेस करना है, मान के चल रहे हैं कि ए इक्वल टू आर प्लस एस इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, क्या ए इक्वल टू आर प्लस एस इसका एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे आर हर्मिशियन है और एस हमारा स्क्यू हर्मिशियन है। हर्मिशियन है तो आर की पावर थीटा आर होगा, स्क्यू हर्मिशियन है तो एस की पावर थीटा माइनस एस होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ए का ट्रांजुगेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना दो, तो ये आर की पावर थीटा एस की पावर थीटा, तो ये हर्मिशियन है तो आर, ये स्क्यू हर्मिशियन है एस। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लो, सेम प्रोसीजर वही है। ठीक है, जब दोनों को जोड़ लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे इसको और इसको जोड़ो तो ए आर प्लस एस है और ये आर माइनस एस है, जोड़ेंगे तो ए प्लस ए की पावर थीटा इक्वल टू 2 आर इक्वल टू हाफ ए प्लस ए की पावर थीटा। तो ये कुछ नहीं, ये वैल्यू किसी की है पी की, तो आर इक्वल टू जो दूसरा माने थे वो खुद पहला ही आ गया, फिर जो दूसरा है एक बार घटा लो इन दोनों को, तो ये बराबर 2s, एस इधर बटे आ जाएगा ए माइनस ए की पावर थीटा बराबर एस, और ये क्या है, क्यू ही है। तो यहाँ से एस जो माने थे वो फिर से क्यू आ गया, पी जो माने आर माने थे वो पी ही आ गया, तो दोनों अलग नहीं है, सेम ही है। पहला हमारा ए इक्वल टू आर प्लस एस, आर प्लस ए सॉरी पी प्लस क्यू था, और दूसरा जो था ए इक्वल टू आर प्लस एस, तो आर तो खुद ही पी आ चुका है और एस खुद क्यू आ चुका है, तो क्या एक ही रिप्रेजेंटेशन है, दो अलग अलग है नहीं, माने जरूर दो थे बट वो निकल के एक ही है, तो लास्ट में लिख रहा है द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। ठीक है, इसी में जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ज्यादा, क्योंकि थोड़ा अलग हटके पूछते हैं, ये सेम क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं जो बार बार रिपीटिशन में होते हैं वो। ठीक है, इसको देखिएगा अच्छे से, तो क्या लिखा हुआ है, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज p plus iq, where p and q
बोथ आर हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहाँ पे इस क्यू का वर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। कैसी हैं दोनों की दोनों हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट पी इक्वल टू हाफ ए की पावर थीटा, इसको पी माने हैं और इसको क्यू माने, दोनों को जब जोड़ दोगे पी प्लस आई क्यू के साथ तब जाके ए बनेगा, क्योंकि जब हम इसमें आई से गुणा करेंगे तो नीचे का आई कट जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा हाफ ए की पावर थीटा, इधर बचेगा हाफ ए माइनस ए की पावर थीटा। तो ए माइनस ए की पावर थीटा बाई टू, ए की पावर थीटा बाई टू, माइनस वाला कट जाएगा, ए बाई टू मिलके फिर से ए आ जाएगा, तब जाके ये बनेगा पी प्लस आई क्यू। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पी प्लस आई क्यू फॉर्मेट में लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अब जो पी है उसको हम हर्मिशियन दिखाएंगे और जो क्यू है उसको भी हर्मिशियन दिखाएंगे। तो पी इसका पावर थीटा कर लो, अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, अभी करके बताएं। प्लस में आगे पीछे कर सकते हो पी, अर्थात पी की पावर थीटा पी ही आ गया, यहाँ से क्लियर हो गया पी हमारी हर्मिशियन है। सेम क्यू के साथ भी करेंगे, क्यू की पावर थीटा एंड इसकी पावर भी थीटा। क्लियर। अब ये दोनों पे, अब जो होता है जो कंजुगेट होता है उसका जब हम कंजुगेट करते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उस पर फर्क पड़ता है, अर्थात उसका साइन चेंज होता है। तो इस पे अलग कर दिया एक बार, ठीक है, वही कंजुगेट, और इस पे ये अलग है, अभी ये ऑपरेट होगा। ठीक है, तो ये अंदर इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये तो ए की पावर थीटा और ये बन जाएगा ए, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे या ये माइनस अंदर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा, और ये बन गया क्यू, जो लेके चले थे वही आ गया। ठीक है, तो ये क्यू की पावर थीटा भी क्यू आ गया, तो क्यू इज आल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर। अब हो गया ए, thus A can be expressed as in the form of 1 where P and Q are Hermitian। अर्थात किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने दोनों हर्मिशियन रूप में भी लिख दिया है। ठीक है, अब इसका बोलना है कि रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, सो दैट एक्सप्रेशन 1 फॉर ए इज यूनिक, इसको प्रूफ करना है। तो ए इक्वल टू आर प्लस आई एस, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ले लिया, पहला पी प्लस आई क्यू था। ठीक है, अब सेकंड रिप्रेजेंटेशन जो हम लिए हैं आर प्लस आई एस लिए हैं, अब इसका वही कंजुगेट करेंगे दोनों तरफ अलग अलग। ठीक है, तो आर की पावर थीटा, यहाँ पे ये जो आई लिखा है इस पे अलग आएगा, है ना, तो ये बार हो जाएगा, और आई का बार माइनस हो जाता है, तो ये आर माइनस आई एस और ये आर प्लस आई एस, दोनों को जोड़ोगे तो टू आर, तो टू आर बराबर ए की पावर थीटा, आर बराबर हाफ ए की पावर थीटा, पी बन जाएगा, जो हटाएंगे तो वही वाली कहानी, टू आई एस लेफ्ट साइड में हो जाएगा हमारा टू आई एस और उधर हो जाएगा ए माइनस ए की पावर थीटा, और ये टू आई इधर चला जाएगा और ये बन जाएगा क्यू। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं था, जो पी था वो आर आया था और जो क्यू था वो एस आया, तो दोनों अलग अलग तो हुए नहीं, एक ही हो गए, हेंस एक्सप्रेशन 1 फॉर ए इज यूनिक। समझ गए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये उसी के 27 नंबर के ही ज्यादा चांसेस है सबसे आने के उन तीनों क्वेश्चन में। ठीक है, अभी क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स ट्रायंगल बनाते हैं अगर वो एक लाइन में ना हो, और इन्होंने बोला कि वो एक लाइन में है, कोलिनियर है। कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है लेस देन 3, वैसे ये 3x3 के तो रैंक 3 होनी चाहिए। अब ये करे अगर इसकी रैंक 3 से कम है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। ठीक है, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन ये लेके चलेंगे कि अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो रैंक 3 से कम है, रैंक 3 से कम है तो पॉइंट कोलिनियर, दो कंडीशन, एक नेसेसरी एक सफिशिएंट। ठीक है, तो वही लेके चलेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मान के चल रहे हैं नेसेसरी कंडीशन में पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है, पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया होता है 0। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, जब 3 बिंदु होते हैं तो हाफ पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु, और इधर क्या लिखते हैं 1 1 1, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोथ 3 पॉइंट्स गिवन हो। बट ये कैसे हैं? कोलिनियर हैं, तो जो एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। समझ गए? अब ये हाफ है, गुणा जाके इधर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा? ये डिटर्मिनेंट बराबर 0 बच जाएगा, और डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो रैंक 3 से कम हो गई। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? देखिएगा जरा ध्यान से। तो वही लेके चले हैं, गिवन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, we are to prove that the rank of this matrix is less than 3. The given points are collinear, then the area of triangle y these points is 0. ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला कितना हो गया? 0। अब ये हाफ है, हाफ इधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये बचा। ठीक है, जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी थी उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है, और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो रैंक उसकी उससे कम हो जाती है। तो 3x3 है,
की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रैंक 3 तो नहीं होगी, अर्थात उससे कम हो जाएगी। अब वो 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, बट हमें तो लेस देन 3 करना था। क्यों? अब हो गया क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है तो रैंक 3 से कम हो गई। पहला नेसेसरी कंडीशन में क्या है, रैंक 3 से कम लेके ही चलेंगे, और किसी मैट्रिक्स की रैंक जो 3x3 की है वो 3 से कम लेके चलोगे, सीधा सीधा मतलब है उसका डिटर्मिनेंट क्या लेके चलोगे, वही लिखा वी आर प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अर्थात ये गिवन है कि रैंक 3 से कम है, रैंक 3 से कम है उसका डिटर्मिनेंट 0। अब डिटर्मिनेंट तो 0 किया, बट अगर हमें लाना है एरिया 0 तो दोनों तरफ हाफ से गुणा कर लो, तब ये बन जाएगा एरिया बराबर 0, और एरिया 0 आ गया तो पॉइंट्स कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए, हेंस द कंडीशन इज सफिशिएंट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसको ध्यान से देखिए। रिड्यूस द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है, टू द, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म में इसको क्या करना है मेरे भाई, कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म एक ही होती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या है, जैसे मान लो ये 4x4 की मैट्रिक्स है, तो हो सकता है 1 0 0 0 0 1 0 0 ऐसे करके बन जाए। तो इसमें क्या बना, ये सिर्फ ये जो बना ये I2 टाइप से बना, I2 और बाकी सब क्या है 0 0, ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे भी बना जाए, तो ये क्या बन सकता है I3 बन सकता है और बाकी सब 0 0 बन सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे भी बना जाए, पूरा का पूरा ही I4 बन जाए। तो I2 बनेगा तो रैंक 2 हो जाएगी, I3 बनेगा तो रैंक 3 हो जाएगी, I4 बनेगा तो रैंक 4 हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसके आधार पे निकाल, तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा कि यहाँ पे 1 बनाना, लेफ्ट साइड में 0 बनाना, मतलब बन के राइट में 0 बनाना और बन के डाउन में 0 बनाना, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो अब इन तीनों को 0 बना लिया। पहले इसको इसके साथ डायरेक्ट जोड़ लोगे 0, इसमें 2 से गुणा करके इससे घटा दोगे 0, इसको 3 से गुणा करके इसके साथ जोड़ दोगे तो 0, क्योंकि ऑलरेडी साइन चेंज है। तो यही तीनों काम किए गए हैं, पहले जोड़ा, फिर 2 से गुणा करके घटा दिया, फिर 3 से गुणा करके जोड़ दिया, 0 बन गए। अब नीचे के 0 बनाने का टारगेट है, 2 0 तो ऑलरेडी बने हुए, बस इसको बनाना, तो सिर्फ 4 से गुणा करके घटा दीजिए तो ये बन गया 0। क्लियर, ऑपरेशन लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इसको उठा के यहाँ ले जाओ, ट्रांसपोज मतलब क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो आपस में, इंटरचेंज। तो R2 को R4 को R2 से ट्रांसफर कर दिया, यहाँ 1 बन चुका है आसानी से। ठीक है, अब आगे का काम क्या है, ये 1 बन गया तो ये 2 0 बना लो, इसको 3 से गुणा करके घटा लो, इसको 5 से गुणा करके घटा लो। ठीक है, तो ये 2 0 आपस में बन गए। जैसे ये 2 0 बन गए, अब ये यहाँ पे 1 बनाना है, तो इसको इससे इंटरचेंज कर दो, बाद में 2 से भाग कर देना। ठीक है, तो ये वाला 1 बन जाएगा -2 से भाग करने पे, इसको ही -2 से भाग कर लेना। तो ये देखो यहाँ तक आ गया, इसको 2 से भाग किया, ये 1 बन गया। अब ये आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या करो, इसको 2 से गुणा करके जोड़ दो, तभी ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, सॉरी 0 बन जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ चुका है, बस I4 बन गया। कभी कभी यहाँ 0 बन जाता तो I3, कभी कभी यहाँ भी 0 बन जाता I2, कभी कभी यहाँ भी 0 बन जाता तो I1। अभी I4 बन गया तो रैंक कितनी हो गई, 4, और ये फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया है, और ये फॉर्म कन्वर्ट हो चुका है किसमें, कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसको रखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं रखना है, सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म में ही रखना है, रैंक है ये। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का साइन नहीं लगेगा, मैट्रिक्स का ही साइन लगेगा। तो इनको ध्यान रखो भाई, क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह, इस तरह के 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से जो अगला क्वेश्चन वो पूछ गया जीटी में आया, केवल 3 टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और करता है इसका पूछा है, अब 2 से एक फॉर्म से निकाल दो, 9 फॉर्म से सकते। ठीक है, तो सब ले स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या कर लो, इसको घटा, तो हटाने के लिए इससे घटाओ, तो ये 2 आ सकते। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, ठीक है 1 आ गया, तो 2 जी यहाँ, इसको 3 से और दे घटा लो 3 से 2 जीत जाएगी, 2 आगे कहा लो 3 रही, तो कोई भी रो नहीं है, क्या होगा 3 रो 3 जीरो रैंक बीती जाएगी। एक तो ये भी वो ही फॉर्म है, यहाँ भी ट्रांसफर रैंक ये हम ऑपरेशन लगा वो टेक्स्ट को चेंज करते हैं। अब लास्ट इक्वल मैट्रिक्स जो नीचे है, द लीड माइनस ऑफ ऑर्डर, इसको ये ना है 1 3 3 स्कोर जो मेरे पास क्रॉस है, अगर हमें इस बनता है तो 4 बार का बन सकता क्रॉस ही बनता है, वो जीरो है, ऑटोमेटिकल है कि होगी, और इससे ज्यादा इसकी भी नहीं सकता। हमने 3 3 माइनर उसका मैंने इक्वल टू, तो वही बोला दिस है ऑर्डर 4 द रैंक मैट्रिक्स इज 3। दोबारा लाइन लिख गया,
चीज है। तो द मैट्रिक्स इज नो ऑर्डर द रैंक ऑफ इज 3 एंड इज 3। ठीक है, ये हो गया। जो दूसरा हम लिए हैं वो टाइप से लिए, देख लो इसको द कमेंट्स। ठीक है, स्क्वायर 4 ऐसे करके ये सबके पे चलो। ठीक है, यहाँ आगे दे। अब स्क्वायर्स को ओपन लिया, इसको घटाओ, इससे घटाओ, इसको बाहर घटाओ, तो इसको सॉरी घटा दिया गया। अब दो के गए, इससे घटाएंगे तो इससे घटाएंगे तो सेम हो गए, सेम हो गए, इसको पूरी एक बन गई। अब ये को कितने बना सकते हैं, उसके यहाँ पे था से इसको घटा तो 0 बनी, और इसके बाद जीरो नहीं बनते। इसमें चार में जीरो कितनी बची, तो इसकी 3 जीरो फॉर्म का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था डिटरमिनेंट था आपसे, क्वेश्चन का डिटरमिनेंट हो जाता है, इसलिए अंक निकाले हैं। और ये क्रॉस है, क्रॉस से अंक 4 आनी चाहिए, तो डिटरमिनेंट नॉट होगा। अंक आई है, अंक आ गई का मतलब डिटरमिनेंट होगा, इससे उनका डिटरमिनेंट 4 पे हो सकता है। एकदम नहीं बता, मतलब ऐसे बड़े क्वेश्चन हमेशा जीरो, तभी वो डिजाइन किए जाए कास्ट के। तो ये फॉर्म का जो है वो कितना दिया, इसमें ही नॉट रो है। तो इक्विवेलेंट समझ रहे, देखो रिड्यूस्ड लेंथ, इसको चलो चलेंगे, ध्यान चलो जैसे है उस चेक वन जब सब दो मल्टीप्लाई वन बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब कभी ऐसा हो जाए कि जब बना मैं कब से मल्टीप्लाई, कभी 1/, कभी 2/, से मतलब 5 होनी पड़ी है, इसको बना। ठीक है, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, पहला काम होता है इसको बनाना, उसके लिए जाना। तो यहाँ डायरेक्ट बन जाएंगे बिन बनाए, क्योंकि ये दो ही मल्टीपल ऑलरेडी है। इसको घटा दो, इससे घटा दो, दूसरा मिल जाएगा। तो काम किया, आर से आर घटा लिया, आर से भी आर, तो ये जीरो। जैसे ही जीरो गया रास्ता आएगा। ठीक है, कहते हैं दिखा है जब हम वाला काम लेते हैं, पहली नंबर की जगह सारे बना रास्ता दिखाया है। अब पे देखो वाला है 3 का 4 का 8 का, तो इसमें 2 गुणा करके घटा ले, रो बन जाएगी, तो पूरा जीरो बन। ठीक है, और क्या किया, ये है कितना, ठीक है 4। अब इसको भी बना क्या जीरो, तो वो कहना सकता है क्या कर ले 8 माइनस 4 2, तो 3R3 में 3 और 4 में करो 8, ऐसा करिए से इसमें करिए तो 12 आएंगे, और जीरो तो इधर फरेगा नहीं, गया तभी और जीत गया। ठीक है, अब जो फॉर्म दे रहे हो ये फॉर्म, और 3 रो है, 2 नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो है, तो इसका भी कितना होगा 3, इसका कितना होगा 3, समझ गया वही चीज। तो फॉर्म, ठीक है 3 नॉन रो दिस मैच ए इज 3 से आगे बढ़ो। एक और इक्विवेलेंट फॉर्म का है ये वाला, और रैंक आना, तो सबसे पहले कितना बन, हाँ बन बना, इसको इंडियन के बता दो। ठीक, इंडियन के ऊपर लिया, अब यहाँ पे दो से घटा दो, 1 3 से उड़ के घटा दो, इसको 2 6 से उड़ के घटा 3 हो, तो वही यहाँ लिया है, जीरो बना लिया है, क्लियर है। अब तो बना रास्ता खुद दिखा, अगर नेल है नहीं तो नहीं दिखा, जैसे हाँ 1 4 यहाँ है, तो यही थोड़ा सा R2 R3 है। ठीक है, तो ये लाइन बने यहाँ पे, यहाँ कितना तब था, अब इसे इसको 2 में 3, तो यहाँ चुका यहाँ पे बनी। अब इसकी 2 जीरो सकते हैं, 4 घटा दोगे 9 घटा दोगे 0। ठीक है, तो 2 जीत चुके हैं। इसके देखो नहीं क्या दिख रही है, आ रही है, सही है 22 दिख रहा है, तो 2 ना करके सकते इसमें देखो, और इससे तो ये पूरा जीरो। अब पूरा जीरो है तो 3 नॉन जीरो बचे, 3 रो द ऑफ दिस सिस्टम कितना 3 है। ये कुछ देखिए सिस्टम के इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो सिस्टम इक्वेशंस को देख लीजिए, इस तक करा दे बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर आ देंगे। तो लिखा सो दैट x प्लस ठीक -3, ये थी है नॉन जीनियस सीक्वेंस दे रखे, सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट टू सिंगल टेक्स्ट, इसको हम जो हमारी सिचुएशन की उसको प्लस में कन्वर्ट कर, क्या उनके सेंट से 1 1 3 1 2 4 बना लिया, एजेट मैट्रिक्स का और इक्विवेलेंट इनका। ठीक है, मैट्रिक्स बना लिया, क्लियर है। अब से मैट्रिक्स बनाए, अगुमेंटेड होती है, आर्गुमेंट होती है, इसको A G E N E D। ठीक है, लगता है बीच तो यहाँ बच्ची। अब करता है, ध्यान से समझा, इस लूप का होता है पीछे राज है, वही में आप समझ। ये सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, हम कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट नहीं होगा, अगला कौन बार दीजिएगा क्या, दोनों टेक्स को जो हमारे इधर बना रहे थे, इधर डॉट बाद में थे, है ना। तो की बात कैसे यहाँ पे 1 2 0 6 दे रखा हो, में इधर 1 दे रखा, ये जो इतना बनेगा और टूटेगा, ठीक, इसे क्या लेके मत, और टोटल बनेगा वो ए का रैंक का साइन, दोनों इक्वल नहीं है। इस केस में होगा नोशन और एंसेंट। समझ, अब दोनों अगर है, दो की रैंक मेरे भाई है, तो वह सोल्यूशन हो और कांस्टेंट हो, ये दो कहानी है। ठीक, एक तो की है बट वह है नॉन्स के वर्मन जब रही है, वही होगा यूज है। अगर नो की रैंक है वो जो नंबर ऑफ नॉन से लेस, ठीक है, यहाँ पे इनिशिएशन होंगे में क्या रैंक बराबर नहीं, सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट बराबर है, बराबर दो रैंक बराबर है तब सोल्यूशन और कंटेंट होगा। अब दोनों का होंगे, तो एक संख्या जब बराबर और वो रैंक अननोन के बराबर, जितने भी उनके बराबर, ठीक है, बराबर इतने अननोन से है, इन सोल्यूशन है उसके कंसेप्ट रहे। ठीक है, कांसेप्ट ना
इसको देखिए फट सबसे पहले क्या दिया और ये सेशन की चलते हैं, इसको समझिएगा। करेंगे लिख देना, ठीक है मैं, और इधर ये लिख लेना। अब आप काम एक नाम से 1 होगा और के जीरो आने का 0 बटा फट से गुणा कर आप 0 से हटा दो, एक यहाँ 0 बना ली, 0 के बाद आगे रास्ता खुद दिख रहा है, दो जोड़ 0 5 प्लस 0 तो ये पूरा रो हो गया। किसमें के का इतनी किसकी एक, और टो कहानी है यहाँ से यहाँ तक कहानी भी एक अंदर तो एक रो जीरो गई तो एक तो 2। अब ए भी अंदर कोई भी रो है कर चाहते दोनों रैंक को अलग अलग, दोनों की रैंक होगी अलग, तो वही लिखा है मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू नॉन रो, तो द रैंक मैट्रिक्स एंड द एलिमेंट ए विद 3 नॉन जीरो और दो रैंक इक्वल नहीं, देयरफॉर द इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। समझ गए, इक्वेशंस नॉट कंसिस्टेंट। क्लियर, पहला है रैंक पर हो गया, क्या पढ़ते हैं आगे 3 कर दिया, वही कब चले गेस्ट ऑफ इक्वेशंस इक्विवेलेंट टू सिंगल मैट्रिक्स एक लिखा हो समझिएगा। क्लियर, ठीक है, द आर्गुमेंट मैट्रिक्स दिस बना यहाँ भी वंस को इससे इसको कर लो, ठीक है, जैसा देखो ट्रिप गया जैसे पल गुणा करके फा दिया पूरी रो, अच्छा बीट हो गया 2 हो गए। अब देखो इसकी एक बात करें से तो इसमें रो 0 2, अच्छा इस टोटल बात करें में भी 0 तो इसलिए भी 1 0 बची, तो की रैंक वो है, जबकि आज का 1 2 नेक्स्ट जेड है, रैंक तो बर है ए का भी तो चाहे तो ऐसे हो का रैंक तो दिख रहा है, दोनों रो निकाल ली, कोई नहीं आप लिख सकते अच्छे वाले की तरह, तो ला इसमें भी देखा 1 0 उसकी रैंक बता दे ना फंस नॉन रो, ठीक है, तो दोनों की रैंक बर है 2 है, वो नॉन है, तो गिवन सम ऑफ इक्वेशंस इन एडिशन और तो इन्होंने है एंड देम, तो अब वो करेंट हो गई बराबर आ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, तो एड सॉल्यूशन है गिवन सम ऑफ इक्वेशंस हो गया कंसीडर। अब करना है इसका सॉल्यूशन भी बताया, क्या करेंगे जो मस्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ये लिखिएगा a उसके बाद x z 1 और बराबर में, ठीक है, तो ये लिखना है बराबर ये लिखना और साथ में x y लिखना है, ठीक, इससे जो दिया था सिस्टम द गिवन सम ऑफ इक्वल टू द जो लाइन आई थी उसे ये x y पहले बनाई से इसके पहले से एक दूसरे से दूसरी से तीसरे में पहले प्लस बार प्लस z बराबर x पहले दूसरी x के साथ आएगा बाई z पर तीसरा वो जी तेरे से बनेगी, ठीक है, ऐसे आपको एक कन्वर्ट की कोशिश करेंगे, तो बाई ने माइनस 2z तो ये माइनस 2 जाके यहाँ तो x z में कन्वर्ट जाएगा, ये बन जाए कितना प्लस तो माइनस 2z क्या माइनस z तो ऑप्शन वो मतलब ठीक, बट अगर आप फिर रूम्स में लिख रहे हो लगा एक बार सम ट्रांसफर x y कॉम्प्लेक्स या रियल होगी दिखा कोई नहीं है, जनरल में तो पूरे कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ये x का मान वाले हो z y का मान हो 8 माइनस 2z z तो खुद लिखा है ये बिलोंग्स टू, अब z यहाँ पे बताइए अच्छा क्यों हो रहे रह रही थी, ठीक है आनी थी बट रैंक की बात हो तो जो आई है नीचे तो रहेगी तो इंडिपेंडेंट उसी की हम बदल के रखे और इनटे 0 जेड रहेगा लग गया ऐसे लगाते और इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुए, ठीक है, अब ये अभी बता दे वाला इंडेक्शन वाला ये सॉल्यूशन लिखे एग्जामाइन पहले ये दे रखा है, अब फाइंड द सनेटेज कंसेप्ट, सबसे पहले इक्वेशन इक्विवेलेंट दिया समझ गए, क्लियर, इसी आर्गुमेंट्रिक्स में ये लिखना है बाद ये लिखना है, पहले 2 0 बनाओ गुणा कराओ गुणा कराओ 2 0 बने रास्ता देगा 1 0 रखते हो ये यही बना है क्योंकि भी गाजी बना तो ना तो कोई रो है ए कोई ए बी 0 है, दोनों की रैंक 3 हो जाएगी, क्या लिखिए रैंक ऑफ इक्वल टू नॉन जीरो इन द इक्विवेलेंट फॉर्म, तो रैंक भी नहीं को निकाल डायरेक्टली भी कर सकते, सो द रैंक है क्योंकि नॉन जीरो है, तो ए के भी दोनों बराबर हो गए इनके और वो नंबर नॉन बराबर, तो ये इक्वेशन कंसीडर सॉल्यूशन। अब क्या होने वाला है ये जो है लिखा yz भर में लिखा जाए अलग से, ठीक, लास्ट बोली yz है लिखने की x प्लस b प्लस z बराबर दूसरी इक्वेशन तो 0 में y माइनस z माइनस का तीसरी इक्वेशन ये 0 का दूसरा 0 बचा तो 38 बराबर तो z बोली डायरेक्ट एक बटा गया बटे 2 लगाओगे बाई का मान z यहाँ लगाओ x का मान तीनों मान के आप भी नहीं निकल सकते, ठीक है, तो ऑप्शन है ना यूनिक ही वाला हेंस द इक्वेशन कंसिडर एंड हेनिक्सन इक्वल टू y इक्वल टू हाफ, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 31 देख लीजिए व्हाट डू जॉब म्यू एंड समेशंस, ठीक है, मैं क्या बोलूं उसका प्रयास है ये क्वेश्चन इनके सॉल्यूशन और फाइनेंशियल के में बनाना है, तो देखिए तीनों के इतिहास में चलेंगे कोई दिक्कत बात नहीं, द मैट्रिक्स द गिवन समेशन, ठीक है, ax इक्वल टू c मैट्रिक्स बना के 0 बनाओ बट इससे इसको घटाओ इसको दो 0, ठीक है ना, अब यहाँ पे आप, ठीक है, इसको हटा दो ये भी बन जाएगा एक होगा इधर थी, अब अच्छा ये बताओ नोशन की, ठीक है, ऑप्शन की डायरेक्ट ये की सब कुछ समाप्त करवा देगा, नोशन इसमें दोनों का रैंक बराबर ना चाहिए, है ना, मान लो को कर दे इसको 0 देता हूँ और ये 0 करता हूँ, तो इस को मैंने कर दिया तो इसकी तो होगी 2, इसको जी किया तो टोटल क्योंकि ये नॉट हुआ तो इसको ये रोज हो जाएगी 3, दोनों की रेटिंग होगी कब इक्वल टू हो जाए और बराबर नॉट हो तो रैंक की बराबर नहीं तो लैम्डा म्यू कितने, अगला 2 बराबर कर दे दोनों को जोड़ दो, मतलब यूनिक लेना है दोनों को 0, ठीक, यूनिक में 2 बराबर होने और वो नंबर ऑफ इसके बराबर ये भी नॉट कर देते हैं,
नॉट इसको भी है, नॉट इसको, इसकी भी नॉन जीरो, तीनों जीरो, रैंक भी और रैंक भी, वो नंबर नॉन्स के बराबर है, तो दोनों को जीरो करना था। इक्वल टू 3 म्यू नॉट 10 हो जाए। अगर आप दोनों को कर दो, केस कर दो, दोनों को कर दो, अगर हम दो जीरो करें, इसी जीरो दिए इसको जीरो करें, तो क्या आएगा, इसको नॉन जीरो की भी वो नंबर आप से है तो बच जाएगा। ठीक है, क्या करें, नो सोल्यूशन लिए आप इसको ये सोल्यूशन को नो कर दो और फाइनाइट मेंशन की नो कर दो, करेंगे आप। ठीक है, और यही हमने किया। ठीक है, तो नॉट जी बी नॉट हमारा वही सोल्यूशन, फाइनाइट मेंशन के लिए हो गया। ठीक है, ये तीन आ गए ऑप्शन। अच्छा, आगे नंबर फाइन ऑर्थोमेट्रिक्स, ये हम नो करा दें। आगे लिखा प्रूफ प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोमेट्रिक इज एन ऑर्थोमेट्रिक्स, दो ऑर्थोमेट्रिक तो ऑर्थोगोनल ही है, ये नंबर 4 प्रूफ। ठीक है, ये दा फाइन है मिशियन मैट्रिक्स प्री में करा जाए, इसको है प्रूफ ए दो इस कंजूग डालेंगे, मतलब लिंक थीटा से करनी है, फिर दिखा दो हरियन है, तो एक पावर क्या इनटू दोबारा एक थीटा लेंगे और वो से है। सबसे पहले से एक ट्रांसपोज निकाल फिर कंजुगेट करेंगे, ये बने इस पावर और से ये कर जाता है हरियन। समझ गए, ये कौन है, चलते हैं। ए दिया क्या ट्रांसपोज की पहला रो पहला में, फिर इस कंजुगेट जहां पे सिर्फ उस साइन बदलेगा, यहाँ बदला तो जो भी होता है उसका चेंज हो जाए, तो ये ट्रांसपोज कंजुगेट, इसको बोले तो कंजुगेट मतलब एक ही पावर थीटा है। अब ये पावर कर ली तो करेंगे गुणा कर दिया, अब ऐसा तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया। अब इसका क्या करना, मिशियन तो हर्मिशियन की नहीं है, थीटा निकालना, ये आया है इसका निकालेंगे, कट फिर से बी कट का मतलब बोले ट्रांसपोज फिर कंजुगेट, तो वही काम कर रहे हैं। बी माने बी का ट्रांसपोज लिया, चलो कान कर लिया, ठीक है, तो थीटा बनी, तो ये आ गया भैया रखा, इसका मतलब करने पे वही जाएगा, तो हमारी बी को रिप्लेस दिया, वही बी उसको रिप्लेस कर, ये वही का जो है। ठीक है, तो इस मतलब क्या कि ये मैट्रिक्स होगी हल हो गई। अच्छा, 24 वाला देगा डिफाइन हर्मिशियन एंड हर्मिशियन, ठीक है, सो दैट एवरी क्वाड्रेटिक, अच्छा हर्मिशियन हर्मिशियन प्री से देख लेंगे, ठीक है, नोट आगे आ रहा सो दैट यूनिकली सम ऑफ हर्मिशियन एंड हर्मिशियन 20 नंबर को में कर रहे हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कर भाई भाई दो क्वेश्चन बनाएंगे, तो पीछे बता चुके और इस बात से सारा शूट करना पड़ रहा है। अभी एक जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक दो करा देते हैं। ये क्वेश्चन करा दें, बाद एक दो क्वेश्चन आते हैं। ये लिखा है दैट स्क्वायर में ए बी ऑफ द शेयर सच ए स्क्वायर डिवाइडेड बी स्क्वायर डिवाइडेड हियर आई यूनिट इफ दिया है ए का डिटरमिनेंट 0 देन द वैल्यू ऑफ ए प्ली का होल डिटरमिनेंट वेयर बता रहा है एक डिटरमिनेंट जो साइन है वो एक डिटरमिनेंट को कर बताया, तो जहां भी डिटरमिनेंट को कर, ये इसी लेक्चर रिंबस में है, तो ये गिवन की आइडिया गिवन आइडेंटिटी है, इसका स्क्वायर अगर हम डिटरमिनेंट है तो आई डिटरमिनेंट का और आई का डिटरमिनेंट क्या होता है मेरे भाई बड़ा है। अभी इस अगर हम क्या करें स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस और प्लस में, इस कॉन्सेप्ट को जरूर रखना। ऐसा नहीं पहली बार में मान इधर भी पिल लिया इधर भी पिल लिया, अगर प्लस ले लेंगे नहीं हो और जी लाना है हल में, तो हमें कहना है एक और माइनस करना है, ए प्लस टू जी इक्वल लिया तो बी को माइनस लेना पड़ेगा और ए इक्वल टू माइनस 1 लिया तो बी इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास जो मैट्रिक्स थी हम ये तरफ से थोड़ा सोच के इस तरह की प्लस का डिटरमिनेंट जाए। ठीक, तो ए और बाहर और बी तो ए और बी इधर ए सोचेगा। ठीक है, ए आइडेंटिटी आइडेंटिटी ये बन जाए, ये बन गया, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले तो ये बोलो ये एक एक तो इधर डिटरमिनेंट हो जाएगा। अब हमसे इस थोड़ा क्या आइएगा, लो अब यहाँ पे पेयर है तो दो मान ले। ठीक है, तो ये 2 और 2 तो 0 होगा नहीं, तो ए प्लस डिटरमिनेंट बचा, इसी को करना पड़ेगा और यही अब करना निकाला प्लस डिटरमिनेंट क्या आने 0। ठीक है, तो फिर बात करें देखिएगा ये बहुत अच्छा है, एक फॉर्म है डिटरमाइनिंग द ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एक्चुअल। ठीक है, एलन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या ए मैट्रिक्स टू बी फॉर्म रो एलन फॉर्म मतलब है, तो सबसे क्या करें ऑल ऑन 0 एबव एन 0 अगर कोई भी 0 है पीछे रहते हैं जितनी भी हैं। ठीक है, तो वो नहीं 0 रो होते नीचे करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो पीछे बना रहे कौन से 0 सबसे हो गया 0, तो पहला काम ये 9 रो में से करेंगे क्या ऑन 0 रो ए पर हो 0 रो की नहीं ऑन 0। ठीक है, रो ये 0 उधर द रो जो भी ये 0 दे 0 के हम राइट साइड नॉट एलिमेंट। ठीक, इट्स विल इंट्रीज 0 और ये वो बोलेंगे ईडिंग इंटर 0 सब नीचे के सारे दिखाए दे बोलेंगे। ठीक है, इससे क्या नॉन 0 रो है और उससे उसको देते हैं ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ 0 इन निकलना। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर इसे दे बोला गया है जैसे ये हुआ है इसको दो करके ये 2 तो 0। ठीक है, 0 में 2 से करने पर जस्ट डबल तो क्या जैसे ये बीच में तो पहले नीचे कर 2 को तो पहला यही था कि जीरो क्या होंगी डबल में हो नॉन रो टॉप की। ठीक है, तो 0 के 0। ठीक है, और रिमेंट होगा जो हमारा जो नो लिमिट है वो लेफ्ट साइड करना है, तो ये कौन लाना, तो एक रो 0 हो गई तो दो नॉन 0 बची, तो यही हम लेंगे इज द इक्वेशन नो रो रैंक 2 कन्वर्ट ए कंक्लूजन कन्वर्टिंग ए मैट्रिक्स फॉर्म easily count the 0 कर लेंगे जो कि which is give rank of the सीधे रैंक का चाहिए जी आया था क्वेश्चन
ठीक है, इसमें एक्सेप्ट थोड़ा होगा, ये क्वेश्चन लेगा फॉर वैल्यू ऑफ लैम्डा विल फॉलोइंग इक्वेशंस डू नॉट है यूनियन, मतलब ये कहना चाह रहा है यू सॉल्यूशन यू नहीं है तो दो बनेंगे, या फाइनेंशियल बनेगा, कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, नो सॉल्यूशन बनेगा। नो सॉल्यूशन के केस रैंक बराबर होती है, बराबर नहीं होती, मतलब में भी जीरो जाना है डिडेंट, इन्फॉर्मेशन में क्या होती है तो उसमें भी डिडेंट जीरो, तो के रिटर्न तो जीरो है किस एक्स, वही हमें अपना सिस्टम किस है, यहां में सब हम तक सॉफिक्स देंगे से वो मैच आ गया। ठीक है, यहां वही सेम कौन चलना है, बढ़ेंगे ये पहले बने के लिए चलिए R2 से दो जीरो गया, जीरो के बाद यहाँ नहीं आके अटक गई। अब यहाँ भी मेन का है, यहाँ पे क्या है नो सनदार, यहीं पे तकिए आर्मेटिशन बनेगा उस बन से ना। अब हम यूशन नो का बरो अगर बराबर है तो ये हम ठीक है, और अगर जीरो होगा और ये तो नहीं कोई दिक्कत, ये डेटा मॉडल जीरो चाहिए का सोल्यूशन है, इसका मान लो 4 तो डेटा जीरो करे तो इसकी आ जाएगी 3 और की रैंक भी जाएगी, तब यूनिक हो गया, और नहीं तो इसका मतलब डेटा जीरो और पूरे का इक्वल टू जीरो का पहला केस, दोनों ही डेटा जीरो कर दो, मतलब इसके डिटरमिनेंट कर दो और टोटल भी डेटा जीरो कर दो, तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी 3 से कम, तो भी मतलब सॉल्यूशन नहीं बचेगा। नो केस इसका डेंड जो चाहे से नॉट यूनिक इसको तो बनेंगे, नो सॉल्यूशन बनेगा, नो सॉल्यूशन बनेगा, इसका डिटरमिनेंट करना है, तब होता है जब भी बराबर हो, तो इसकी दो ले लेते हैं, इसकी 3 ले, जब दो लोगे तो इसको जीरो है। अगला इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो दोनों बराबर है, बट नो 3 से कम है, जब बी से करेंगे तो ये जीरो है तो दो में तो हमारा रैंक ए क्या होगा, लेस देन होगा, तो रैंक देन पर डेटा जीरो होगा और डेटा को जीरो वैल्यू आ रही है दैट इक्वल टू 7 द सम ऑफ इक्वल्स टेक डू नॉट क्या लिखेंगे डू यूनिक है, डू यूनिक सॉल्यूशन यूनिशन देगा। ठीक समझ गए, आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है, इसको कर थोड़ी को मैं करनी पड़ी, क्या डिटरमाइन वैल्यू ऑफ n सो दैट द सिग्निफिकेंस, ठीक ये क्वेश्चन n स्क्वायर, देखने में क्वेश्चन आसान लग रहा है बट ये क्वेश्चन आसान है नहीं। ठीक है, क्या कर यूनिक सॉल्यूशन इनफिनिट सॉल्यूशन हमारा है इसमें, एक बस याद है उसके बाद में पाएंगे, तो मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म इन सिग्निफिकेंस एक से भी लिख देंगे, अगर मैट्रिक्स ना लिख तो हां जीरो बनता है, जीरो ध्यान रखिए से करके जाने की मत नहीं तो बच जाओ आप, m से गुणा कर जीरो आता हर जगह m आता और अब पहला केस मान के चल रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक में दोनों का रैंक क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो इसका डिटरमिनेंट हम नॉट इक्वल टू जीरो कर देते हैं, यहाँ से m की वैल्यू नॉट इक्वल टू जो भी आ जाएगी पहला केस हो जाएगा। ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट नॉट जीरो, m की वैल्यू अगर 7 के बराबर नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, अगला नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के केस में दोनों की रैंक बराबर नहीं होनी चाहिए, अर्थात इसका रैंक हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसका रैंक हमें 2 करना पड़ेगा। अब जब इसका रैंक 2 करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा जीरो, अभी हम इसका डिटरमिनेंट नॉट जीरो किए थे तो m की वैल्यू नॉट इक्वल टू 7, जब इसको डिटरमिनेंट जीरो कर लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 7, तो फिर वो अगर दोनों की रैंक इक्वल नहीं, इसको 2 माने इसको 3 माने, रैंक 2 डिटरमिनेंट जीरो, अभी ऊपर वाले से आ जाएगा m की वैल्यू 7, जैसे ही m की वैल्यू यहाँ 7 लगा दोगे फिर यहाँ 7 से गुणा करके इसको घटाओ, फिर 3 से गुणा करके ये भी घट रहा है, पूरा जीरो हो गया, इसका रैंक देखो 2 दिख रहा है, इसका रैंक कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। अगर इसका रैंक 3 बनाना है टोटल का तो इसको नॉट इक्वल टू जीरो दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस वैल्यू को नॉट इक्वल टू जीरो दिखा देंगे। ठीक है, तो इसको जैसे नॉट इक्वल टू जीरो दिखाओगे तो m n नॉट इक्वल टू 1 n नॉट इक्वल टू 2, अगर अच्छा इनफाइनाइट में नहीं सोल्यूशन दिखाना तो दोनों का रैंक बराबर और दोनों का रैंक मतलब दोनों का डिटरमिनेंट जीरो करना पड़ेगा, अर्थात जो अभी हम उसको नॉट इक्वल टू जीरो किए थे इस वाले को, अगर हम इसको भी जीरो कर दें तो रैंक दोनों की 2-2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इस बार जीरो करना है। ठीक है, इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो, तो m की वैल्यू तो हमारी वही 7 आ जाएगी और यहाँ से n की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी, तो ये 3 केस बनेंगे, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यहाँ से 7 आ गया और इसको भी जीरो किए तो ये भी आ गया, क्लियर है, और इस वाले में तो पता ही है, तो ये तीनों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन छोटा सा है, डिफाइन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये तो प्री के नोट से पढ़ लेंगे, बाकी अभी मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। एक छोटा क्वेश्चन लिखा, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n सच दैट ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशियन, ए इज ए स्क्यू हर्मिशियन एंड ए वी इक्वल टू वी, देन सो दैट। अब अच्छा ए अगर स्क्यू हर्मिशियन है तो ए की पावर थीटा माइनस ए के बराबर होगा, ए बी इक्वल टू बी ये दे रखा है, इसका दोनों का ट्रांजुगेट कर लो, मतलब दोनों की पावर थीटा लगा दो, जब दोनों की पावर थीटा लगा दोगे तो ये रिवर्स में ओपन हो जाएगा इस साइड। ठीक है, और ये अगर हमारा कैसा था, स्क्यू हर्मिशियन था तो माइनस ए के बराबर माइनस हो गया बाहर। ठीक है, ये माइनस दूसरी साइड पहुंचा दिया। ठीक है, बी दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया हमने पोस्ट मल्टीप्लाई के साथ।
ठीक है। तो ये ए बी इक्वल टू बी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसको इधर ले आएंगे तो 2 टाइम्स बन जाएगा, और 2 तो जीरो होगा नहीं, तो इसी को जीरो होना पड़ेगा। और ये तभी जीरो होगा जब बी जीरो होगा, ये तो सिंपल सी बात है। कोई भी अगर बी जीरो नहीं होगा तो उसका कंजुगेट का ट्रांसपोज कैसे जीरो, दोनों का गुणा हो जाएगा। तो वही लिखा है इन लीनियर अलजेब्रा इफ वी की पावर थीटा वी इक्वल टू जीरो फॉर एनी मैट्रिक्स वी, ठीक है, देन वी मस्ट बी द जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। दिस इज बिकॉज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ बी की पावर थीटा इंटू बी, जैसे जो भी बी है उसका बी थीटा निकालना और दोनों की गुणा करना, ठीक है। तो जो डायगोनल एलिमेंट आर द स्क्वायर नॉर्म्स का मतलब नेगेटिव फॉर्म में नहीं होंगे, ऑफ द कॉलम्स ऑफ बी, ठीक है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इज जीरो। मतलब जो सम, अगर कहानी आगे की बात कर रहे हैं कि जो स्क्वायर फॉर्मेट में होंगे नंबर, अर्थात नॉर्म्स फॉर्म में होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, तो इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज जीरो, ठीक है, एवरी एंट्री इन द मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो। अगर सभी स्क्वायर्स का सम जीरो लाना है तो वो एक ही कंडीशन हो सकता है जब सारी की सारी एंट्री जीरो हो, ठीक है। दस इट इज shows that V is जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अभी एक लास्ट 67 क्वेश्चन और बचा है, ये मैं कराऊंगा, और बाकी जो क्वेश्चन 41 से लेके 60 तक बचे 20 क्वेश्चन, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।